तो बच्चों अस्सलाम वालेकुम. I welcome you all today in the first lecture of 10th biology at Quran Center. तो अभी तक पिछली क्लासेस में आपने प्रीवियस क्लासेस में मुझे उम्मीद है आपने अच्छा किया होगा. नाउ 10th का जो बायो का सिलेबस है उसमें मैं पहले आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बता दूं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे. जो बायो का जो सिलेबस है उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर जो बायो का है वो है लाइफ प्रोसेसेस. फर्स्ट चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो है लाइफ प्रोसेसेस. सेकंड चैप्टर आपके सिलेबस में है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज द सेकंड चैप्टर. थर्ड चैप्टर आपके सिलेबस में है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. How do organisms reproduce? Fourth chapter is heredity and evolution. Fifth chapter, last chapter is our environment. This is the entire syllabus which you have to study in this session. आपको इस 10th क्लास के अंदर ये 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं. हम आपको ये 5 चैप्टर्स के बारे में बताएंगे और इन 5 चैप्टर्स में लाइफ प्रोसेसेस. देखिए लाइफ प्रोसेसेस जैसे आप बच्चों को याद होगा जब आपने 9th स्टैंडर्ड में सेल के बारे में पढ़ा था, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. तो उसमें हमने आपको बताया था लाइफ के एग्जिस्ट होने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन सी क्राइटेरिया है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं जो एक लिविंग सिस्टम के अंदर मौजूद होने चाहिए. उसमें आपको बताया गया था ग्रोथ होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, मूवमेंट होता है, रिप्रोडक्शन होता है, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई होता है और डेथ वगैरह वगैरह सब बातें आपको बताएंगे. यहाँ पर एक लिविंग सिस्टम के अंदर एक लाइफ प्रोसेसेस का मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले प्रोसेसेस होते तो कई सारे हैं लेकिन आपको 4 प्रोसेसेस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है. लाइफ प्रोसेस में इसमें पहला जो प्रोसेस आपको पढ़ना है बच्चों वो है कौन सा? पहला पढ़ना है न्यूट्रिशन. फिर पढ़ना है बच्चों कौन सा? रेस्पिरेशन. थर्ड इज कौन सा? सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन. और आखिरी प्रोसेस है कौन सा? एक्सक्रीशन. ये 4 प्रोसेसेस पढ़ने हैं. पहली बात न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन के बारे में अभी हम डिटेल में बात करने वाले हैं. न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाना लेना, बॉडी में फूड को इनटेक करना, न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करना. कोई भी ऑर्गेनिजम्स अपने आप को सरवाइव करने के लिए, लाइफ प्रोसेस को सस्टेन करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए और एनर्जी मिलती है खाने से, फूड से. वो फूड को बॉडी में कंज्यूम करने को न्यूट्रिशन कहते हैं. तो ये न्यूट्रिशन प्लांट्स में कैसा होता है, जानवरों में कैसा होता है, बैक्टीरिया में कैसा होता है, वल्चर्स में कैसा होता है, लीच में कैसा होता है, अमरबेल में कैसा होता है, वो सारी बातें मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको. फिर उसके बाद है रेस्पिरेशन. आप और हम सांस लेते हैं, वी डू रेस्पायर. हम लोग सांस लेते हैं, प्लांट्स भी सांस लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी सांस लेते हैं. वो सांस लेने का जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, उसमें क्या फर्क होता है, उसके कितने स्टेप्स होते हैं, वो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं. और उसके अलावा हम बात करेंगे प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन में मदद करने वाले कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. जैसे आपको बच्चों को मालूम है लीव्स के सरफेस पे छोटे छोटे ओपनिंग्स होती हैं जिनका नाम होता है स्टोमेटा. स्टोमेटा से प्लांट सांस लेते हैं. दूसरी चीज होती है लेंटिसेल्स. तीसरा होता है रूट हेयर्स. तो प्लांट्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने के लिए कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो आपको मैं बताऊंगा. और फिर उसके बाद हम बात करेंगे एनिमल्स के अंदर, इंसानों के अंदर और दूसरे एनिमल्स के अंदर सांस लेने के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो हम जिक्र करेंगे. जैसे आप और मैं लंग से रेस्पायर करते हैं तो इस टाइप के रेस्पिरेशन को बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन. एक होता है कुछ एनिमल्स होते हैं अपनी स्किन से रेस्पायर करते हैं, जैसे फ्रॉग है, अर्थवॉर्म है, तो वो वाला रेस्पिरेशन भी आपको बताऊंगा. फिर उसके बाद रेस्पिरेशन के बारे में बताने के बाद हम बात करेंगे सर्कुलेशन की. सर्कुलेशन पहले बात करेंगे. इंसान के जिस्म के अंदर खुदा ने फ्लूइड्स दिए हैं. आपके जिस्म के अंदर 2 टाइप के फ्लूइड्स होते हैं. एक होता है ब्लड और एक होता है लिम्फ. ये ब्लड और लिम्फ इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं
और कौन कौन से कंपोनेंट है, उनके दीगर क्या क्या काम होते हैं, ब्लड के आपकी बॉडी में क्या क्या फंक्शन होते हैं, ब्लड आपकी बॉडी में कहां बनता है वो मैं यहां पे आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद ये जो ब्लड आपकी बॉडी में है इसको बॉडी में चलाने के लिए, घुमाने के लिए, मूव कराने के लिए एक पंप चाहिए। वो पंप आपकी बॉडी में हार्ट है, और वो हार्ट कैसे वर्क करता है, आपके हार्ट में डबल सर्कुलेशन, आपकी बॉडी में डबल सर्कुलेशन कैसे काम करता है, ये सारी बातें, हार्ट अटैक किसे कहते हैं वो यहां हम बात करने वाले हैं। फिर उसके बाद जिस तरह से आपके जिस्म के अंदर सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड चल रहा है, मूव कर रहा है, ऐसे ही प्लांट्स के अंदर भी सर्कुलेशन होता है। आपको मालूम है, आपने 9th में पढ़ा था, प्लांट्स के अंदर खुदा ने एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू रखी है जिसका नाम है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम है जड़ों से, रूट से पानी और मिनरल्स को एरियल पार्ट्स तक पहुंचाना, और जबकि फ्लोएम जो टिश्यू होती है उसका काम होता है लीफ में जो खाना बनता है फोटोसिंथेसिस के बाद उनको लीफ से प्लांट के दूसरे पार्ट तक सर्कुलेट करना। वो भी हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, सर्कुलेशन में। फिर आखिरी टॉपिक है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है बॉडी में से अनडिजायरेबल वेस्ट को निकालना। बेटे प्लांट्स की बॉडी में भी वेस्ट बनता है, हमारी बॉडी में भी वेस्ट बनता है, सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर वेस्ट बनता है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, सारे ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म के बाद उनकी बॉडी में वेस्ट बनता है। ये वेस्ट बॉडी से निकालना जरूरी है। कुछ वेस्ट हमारे जिस्म से लिक्विड फॉर्म में रिलीज होता है, कुछ सॉलिड फॉर्म में रिलीज होता है, कुछ गैसेस की फॉर्म में, गैस की शक्ल में रिलीज होता है। वो सारी बातें हम यहां पढ़ने वाले हैं इसमें। फिर उसके बाद ये चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब अगर आप समझें तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल। आपके जिस्म के अंदर खुदा ने आपको कई सारे सिस्टम्स दिए हैं, जैसे आपकी बॉडी में देखो नर्वस सिस्टम, आपकी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम, आपकी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम आपकी बॉडी में मौजूद हैं और इनके बीच में कोऑर्डिनेशन है, तालमेल है। सारे के सारे एक कोऑर्डिनेशन के साथ अपना फंक्शन करते हैं। जैसे आपका हार्ट जब ब्लड पंप करता है ब्रेन को, तो ब्रेन को ब्लड मिलता है, ब्रेन को एनर्जी मिलती है, ब्रेन के सेल्स काम करते हैं। आपका हार्ट जब पंप करता है तो किडनी को ब्लड मिलता है, किडनीज काम करती हैं। तो इस तरह से आपकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके अंदर एक तालमेल है। वो तालमेल के अंदर कोऑर्डिनेशन है। वो तालमेल अगर टूट जाए तो इट लीड्स टू डेथ ऑफ अ पर्सन, उससे डेथ हो जाती है। तो आपको यहां पर पढ़ना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमारे जिस्म के अंदर मैसेज को पहुंचाना, अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करना, वो कैसे होता है हमारी बॉडी में। ये काम बॉडी में दो तरह से होता है। एक तो खुदा ने आपको यहां पर दिया है नर्वस सिस्टम। आपको नर्वस सिस्टम पढ़ना है। नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं, ब्रेन होता है, ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम है, ये सारी बातें मैं आपको उसमें बताऊंगा। फिर उसके बाद एक और चीज बताऊंगा, आपके जिस्म के अंदर मैसेज को पहुंचाने वाला एक और पार्ट है जिसका नाम एक होता है बेटे हार्मोन्स, HORMONS। किसी को मालूम है हार्मोन्स क्या होते हैं? जोया, कहकशान, हार्मोन्स, यूसुफ। हार्मोन्स आपके जिस्म के अंदर सिक्रीट होने वाले केमिकल मैसेंजर्स हैं। आपके बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं। जैसे आपको मालूम है नेक में यहां पर ग्लैंड होता है थायराइड, यहां पर एक ग्लैंड है थायराइड, इसके नीचे है पैराथायराइड, यहां पर है थाइमस, यहां पर किडनी के ऊपर है एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियास, टेस्टिस, ओवरी, बहुत सारे ग्लैंड आपके जिस्म के अंदर हैं। तो बेटा वो जो ग्लैंड्स हैं उसमें से ना कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, वो हमारे खून के अंदर रिलीज होते हैं और हमारी बॉडी में फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। बच्चों एक बात समझो, आप जब छोटे थे, आप गौर करिएगा, जब आप छोटे थे आपकी जो पसंद नापसंद जो बचपन में थी वो अलग थी। आप जैसे बच्चियां होती हैं, छोटी बच्चियां होती हैं, वो बचपन में डॉल से खेलती हैं। बॉयज जो होते हैं टॉय से खेलना प्रेफर करते हैं। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उन बच्चों के शौक बदल जाते हैं, उनका बिहेवियर बदल जाता है, उनका परसेप्शन जो बदल जाता है। ये जो बिहेवियर, ये जो हमारी सोच, हमारा परसेप्शन, हमारा बिहेवियर, ये चेंज होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स। देखो एक इंसान, एक बात बताओ, एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, बच्ची है, बच्चा है, इंसान की बात कर रहा हूं, 3 साल का या 4 साल का कोई बच्चा है, क्या वो रिप्रोड्यूस करने का काबिल होता है? क्या वो रिप्रोड्यूस कर सकता है? आंसर इज नो, नहीं कर सकता। रीजन ये है
हालांकि उसकी बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, लेकिन वो ऑर्गन जो खुदा ने जिस्म में रखे होते हैं वो मैच्योर नहीं होते। जब वो बच्चा या बच्ची एक स्पेसिफिक एज होती है जिसको कहते हैं पुबर्टी, पुबर्टी मतलब होता है सेक्सुअल मैच्योरिटी, एक एज आने के बाद हमारे जिस्म में वो हार्मोन्स आते हैं और वो आपकी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में वो हार्मोन्स के आने की वजह से हमारे ऑर्गन्स मैच्योर हो जाते हैं और उसके बाद हमारी बॉडी में रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो इसलिए हमारी बॉडी में कुछ काम ऐसे हैं, इधर देखो, आपकी बॉडी में याद होगा बचपन में आपके दूध के दांत थे, वो दूध के दांत धीरे धीरे आपके टूटे, फिर उसके बाद इट वाज रिप्लेस्ड बाय परमानेंटली, दैट इज आल्सो इफेक्ट कंट्रोल रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स। ये भी सारा काम हार्मोन्स की वजह से होता है आपकी और मेरी बॉडी में। इसके अलावा बच्चों एक बड़ी स्ट्रेंज बात है, आपको मालूम है कि जब आप रात में थक कर घर में जाकर बेड पे लेट जाते हैं, व्हेन यू लाई इन बेड, तो आपको नींद क्यों आती है? आपके ब्रेन के अंदर एक छोटा सा ग्लैंड है जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। जब रोशनी बंद हो जाती है, लाइट्स बंद कर देते हो, स्विच ऑफ कर देते हो, कमरे में अंधेरा कर देते हो, तो वहां पर आपके एक ब्रेन में पीनियल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है मेलाटोनिन। वो मेलाटोनिन आपकी स्लीप साइकिल के लिए जरूरी है, स्लीप साइकिल के जरूरी है। तो जब रोशनी पड़ती है तो रोशनी पड़ने पर आपका वो हार्मोन निकलना बंद हो जाता है और आप अवेक हो जाते हैं, आप जाग जाते हैं। और जब वो हार्मोन्स निकलना बंद हो जाता है तब तो आपको नींद आनी, मतलब नींद से आप जाग जाते हैं, और जब हार्मोन निकलता है तो आपको नींद आती है। तो इसलिए ये भी काम हार्मोन्स की वजह से होता है। देन क्या पौधों में नर्वस सिस्टम होता है? क्या प्लांट्स में नर्वस सिस्टम होता है बच्चों? क्या प्लांट में ब्रेन होता है? क्या प्लांट में स्पाइनल कॉर्ड होती है? नहीं। प्लांट्स का जो मैसेज है पहुंचाना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो सारा हार्मोन्स की वजह से होता है। जैसे हमारे अंदर हार्मोन्स होते हैं, ऐसे ही प्लांट के अंदर भी कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं। उनको क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? फाइटो मींस प्लांट्स, हार्मोन्स कहते हैं केमिकल मैसेंजर। जैसे आपकी बॉडी में प्लांट्स हार्मोन्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं, उनको हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? अच्छा, एक बात बताओ सहकर्षण, मुझे एक बात बताइए। सपोज आपने कहीं पर, आपको एक गुलाब बहुत अच्छा, आपको किसी रिलेटिव के यहाँ गई और वहां पर आपको एक बहुत अच्छे कलर का बहुत ब्यूटीफुल गुलाब आपने देखा, आपने सोचा कि मेरे पास भी ऐसा ही गुलाब का पौधा मेरे पास घर में भी हो, तो आप उसकी कटिंग काट के ले आएंगे, उस गुलाब के पौधे की कटिंग काट के ले आए, और वो कट करने के बाद क्या इस कटिंग को अगर मिट्टी में लगा दें, डू यू थिंक दिस विल गिव राइज टू अ न्यू प्लांट? बच्चों बताएं, क्या ये कटिंग काट के जमीन में मैं लगा दूं, मिट्टी में लगा दूं, तो क्या मुझे आप उम्मीद करते हैं कि ये प्लांट बन जाएगा? हाँ, ऐसे काटा है, क्या ये प्लांट बनेगा? आंसर इज नो। मोस्टली प्लांट, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें कटिंग कोई सी भी लगा दो उसमें से रूट्स निकल आती है, लेकिन आमतौर पे नहीं होता। तो आपको ऐसा ये प्रोसीजर करने से पहले क्या करना है, इसको एक फ्लास्क में या एक बीकर में आप रखिए, इसके अंदर पानी भरिए, और इसमें एक हार्मोन होता है, केमिकल होता है, कौन सा? ऑक्सिन नाम का एक केमिकल होता है, वो ऑक्सिन इसमें डाल दीजिए। ऑक्सिन डालने के फ्यू डेज के बाद आप देखेंगे क्या आएगी, रूट्स निकल आएंगी। अब जब रूट्स निकल आए तो उसके बाद ये कटिंग उठा के आप फील्ड में लगा दीजिए, आपको देखेंगे ये पूरा प्लांट बन गया। तो यहां पर आपने देखा ये जो केमिकल है ना, ये प्लांट की जड़ों को निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए बाजार में नाम तो किस नाम से मिलता है, इसको कहते हैं क्या? देखो, क्या कहते हैं इसको बेटा? रूटिंग हार्मोन। अगर आप नर्सरी से कोई पौधा खरीदने जाएंगे ना, वहां पर ये हार्मोन मिलता है, रूटिंग हार्मोन। ये केमिकल मिलता है रूटिंग हार्मोन। तो ये प्लांट का एक हार्मोन है। इसी तरह से आपको मालूम है बाजार में जहां पर फ्रूट्स वाले जो होते हैं, फ्रूट सेलर जो होते हैं, मैंगो, देखो कच्चे मैंगो बाजार से खरीद लेते हैं, बहुत सारे मैंगो मंडी से खरीदिए कच्चे। उसके बाद थोड़े थोड़े मैंगो को वो एक कंटेनर में रखकर उसको, उसके अंदर एक
पाउच डालते हैं और उसके बाद उसमें से गैस निकलती है, उसकी वजह से उसको पक जाते हैं और बाजार में ले जाके थोड़े थोड़े करके उसको बेच देते हैं। तो जो फ्रूट्स आपको बाजार में मैंगो बिकते हैं वो थोड़े थोड़े करके उसको पकाया जाता है। तो पकाने के लिए भी हार्मोन होता है, उसका नाम होता है इथाइलिन। ऐसे ही होता है जिब्रेलिन। आपने देखा होगा गन्ना, गन्ने का जो पेड़ होता है या प्लांट होता है, उसके अंदर गन्ना अच्छा वो होता है जो जिसका जो स्टेम हो वो थिक हो, जो इसमें मिठास ज्यादा हो, जिसमें नोट्स ज्यादा लंबी लंबी हो, तो ये गन्ने की क्वालिटी होती है। तो उसकी हाइट बढ़ाने के लिए भी एक हार्मोन होता है वो जिब्रेलिन, वो हम यहाँ पे इस चैप्टर में बताएंगे, कंट्रोल। फिर उसके बाद बच्चों ये 30, अच्छा हाँ, इसके अलावा एक और चीज मैं बताऊंगा इस चैप्टर में, सेकंड वाला जो चैप्टर है इसके अंदर आपको एक और बात बताऊंगा कि प्लांट्स के अंदर मूवमेंट भी होता है, प्लांट मूव करते हैं। प्लांट्स के अंदर आपने देखा होगा सनफ्लावर को सनफ्लावर क्यों कहते हैं बच्चों? हमेशा जो सनफ्लावर होता है उसका फेस हमेशा सन की तरफ होता है, यानी जैसे जैसे लाइट का डायरेक्शन चेंज होगा ये प्लांट का वो पार्ट मूव करेगा इन रिस्पॉन्स टू लाइट। तो इस टाइप की मूवमेंट को कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट होती है जो प्लांट के किसी पार्ट में नजर आती है इन रिस्पॉन्स टू इन पर्टिकुलर स्टिमुलस। वो स्टिमुलस केमिकल भी हो सकता है, वो लाइट भी हो सकता है। देखो बहुत सारे प्लांट्स आप देखते हैं जिनकी जो जड़ें होती हैं वो जमीन के अंदर जाती हैं, जमीन के अंदर जाती हैं क्योंकि अर्थ के अंदर एक ग्रेविटेशनल पुल है, वो ग्रेविटेशनल पुल रूट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसलिए प्लांट के अंदर वो मूवमेंट होती है, जियोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। एक प्लांट का नाम सुना है बच्चों, मिमोसा पुडिका, सुना है बेटे? मिमोसा पुडिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टच मी नॉट, टच मी नॉट प्लांट, जिसको हिंदी में उर्दू में कहते हैं छुई मुई का पौधा, सुना है नहीं? टच करते हैं तो लीव्स ड्रूप कर जाती हैं, तो वो उसके अंदर जो मूवमेंट होता है वो भी मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा, कंट्रोल वो कैसे होता है, उसके अंदर मूवमेंट कैसे होता है वो हम बात करेंगे। फिर तीसरा चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस खुदा ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर खुदा ने ये सलाहियत दी है कि वो एक वक्त के बाद अपने जैसे सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देते हैं। अपने जैसे सिमिलर ऑफस्प्रिंग को जब जन्म देते हैं तो उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रिप्रोड्यूस करते हैं, मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो क्यों करते हैं, उसके क्या सिग्निफिकेंस है, और रिप्रोडक्शन जो होता है वो कितने टाइप का होता है, एसेक्सुअल होता है, सेक्सुअल होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, बाइनरी फिशन किसे कहते हैं, मल्टीपल फिशन कैसे कहते हैं, ये सारी बातें मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि इंसानों के अंदर खुदा ने सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों रखा है और उसका क्या बेनिफिट हमारे लिए। फिर उसके बाद आपको बताना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो फूल वाले पौधे होते हैं जिसमें फूल आते हैं उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसमें पॉलिनेशन क्या है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर कैसे होता है, और वो पूरी लाइफ साइकिल कैसे प्लांट के अंदर कंप्लीट होती है, वो मैं आपको इंशाल्लाह इसमें बताऊंगा। देन उसके बाद है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको पूरे इंसान के अंदर जो निजाम है, तौलीदी निजाम है, जो रिप्रोडक्शन का निजाम खुदा ने रखा है ह्यूमन मेल के अंदर और ह्यूमन फीमेल के अंदर, वो पूरा आपको डिटेल में पढ़ना है कि इंसान के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन कहां होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, सेमिनल वेसिकल का फंक्शन क्या होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है। इसी तरह से फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज का काम क्या है, ओविडक्ट्स क्या करती हैं, यूट्रस किसे कहते हैं, यूट्रस का काम क्या है, सर्विक्स किसे कहते हैं, ये सारे पार्ट्स मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। फिर उसके बाद हम बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। फीमेल के अंदर खुदा ने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रखी है उसकी स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, और फीमेल के अंदर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होती है और कब जाके स्टॉप होती है, ये बात करेंगे। फिर बच्चों एक टॉपिक आएगा इसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, यानी वो बीमारियां जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर होती हैं सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से, जहां पर
बहुत जो लोग होते हैं बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली सेक्सुअल पार्टनर्स बदलते रहते हैं। जहां पर सेक्सुअल एनार्की होती है वहां पर अगर एक पार्टनर के अंदर कोई इंफेक्शन है तो मुमकिन है वो इंफेक्शन उन और पार्टनर्स में ट्रांसफर हो सकती हैं। उसमें बीमारियों में आपने एड्स सुना होगा, हेपेटाइटिस सुना होगा, सिफिलिस सुना होगा, गोनोरिया होता है, ट्राइकोमोनियासिस होता है, क्लेमाइडियासिस होता है, वेजिनसमस होती है, बहुत जेनाइटल वार्ड्स होती हैं। ये सारी वो बीमारियां हैं जो सेक्सुअल कांटेक्ट से एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर हो जाती हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगा उससे बचने के क्या तरीके हैं, क्या उपाय हैं और क्या उससे हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो बताऊंगा। फिर उसके बाद आखिर में इस चैप्टर में जो हेरिडिटी वाला चैप्टर है, हाउ डू ऑर्गन्स रिप्रोड्यूस, इसमें आखिर में आपको बताऊंगा कि बच्चों बर्थ कंट्रोल जिसको कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। प्लीज ध्यान दीजिए, बुक बंद कर दीजिए, यहां ध्यान दीजिए। बर्थ कंट्रोल कभी कभार बर्थ कंट्रोल करना जरूरी होता है, मैंडेटरी हो जाता है। तो बर्थ कंट्रोल कब कर सकते हैं, क्यों करना चाहिए बर्थ कंट्रोल, किस कंडीशन में करना चाहिए और बर्थ कंट्रोल करने के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, उसमें फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड और सर्जिकल मेथड, परमानेंट मेथड कौन कौन से हैं, वो सारे मेथड इंशाल्लाह मैं आपको इसमें बताऊंगा। दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म। उसके बाद जो चौथा चैप्टर है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ये आपके सिलेबस में डिलीट कर दिया गया है। कौन सा? एवोल्यूशन। आपको सिर्फ ये वाला पढ़ना है। हेरिडिटी का सिंपल मतलब होता है बच्चों ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। हम लोग हमारे कुछ फीचर, आपकी आंखें, आपकी आंखों का कलर आपकी वालिद जैसा है, आपकी स्किन जो है आपकी मदर जैसी है, कुछ फीचर आपके अंदर आपके फादर के हैं, कुछ मदर के हैं। तो आपके अंदर और मेरे अंदर जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स के हमारे अंदर ट्रांसफर हुए वो कैसे हुए? तो पहले ना, बहुत पहले, कई सेंचुरीज पहले लोगों को इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी कि बच्चों के अंदर कैरेक्टर कैसे पास ऑन होते हैं। कुछ लोग समझते थे माँ बाप का जो ब्लड होता है ना वो बच्चों के अंदर कैरेक्टर ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इवन आपने कई बार कहते हुए सुना होगा, घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, कई बार बड़े बुजुर्ग कहते हैं अपने बच्चों को देखकर, कहते हैं ये हमारा खून है। उनके कहने का मतलब होता है हमारे बच्चे हमारे जैसे इसलिए हैं क्योंकि उनके अंदर हमारा ब्लड है। तो लेकिन अगर इस बात में मेडिकली अगर आप सोचें, बायोलॉजिकली सोचें कि अगर ब्लड रिस्पॉन्सिबल होता कैरेक्टर्स के ट्रांसफर के लिए, तो जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं एक पर्सन का दूसरे पर्सन में तो उसकी कैरेक्टर्स भी ट्रांसफर होनी चाहिए। इससे ये बात साबित होती है कि ब्लड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। इनफैक्ट हम लोग आपको जीन्स के बारे में बताएंगे और एक कॉन्सेप्ट जो आपने 10th में 9th में भी पढ़ा था, उसको क्या कहते हैं? डीएनए का एक टुकड़ा, डीएनए का एक फ्रेगमेंट जिसको जीन कहते हैं। ये जीन आपके क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं, वो जीन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेरेंट्स के ट्रांसफर के लिए। अच्छा, पहले क्या था? एक कॉन्सेप्ट था जिसका नाम था ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्स हो जाना। पहले ना लोग ये समझते थे कि अगर मान लो एक टॉल प्लांट है, एक छोटा प्लांट है, आप उन दोनों प्लांट को आपस में क्रॉस कराते हैं, तो लोग ये मानते थे आने वाली जनरेशन में उनकी जो प्रोजेनी आएगी, उनके जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, उनके अंदर जो प्लांट होगा ना वो टॉल हाइट का होगा ना वो छोटी हाइट का होगा, अगली जनरेशन में प्लांट इंटरमीडिएट हाइट का होगा। अगर एक पौधा जिसके अंदर लाल कलर के फूल आते हैं और एक ऐसा पौधा जिसके अंदर व्हाइट कलर के फूल आते हैं, आप उन प्लांट्स में आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराते हैं, तो लोग समझते थे आने वाली जनरेशन में जो पौधे आएंगे उनमें पिंक कलर के फूल आएंगे। अगर एक ब्लैक कलर का बुल है और एक व्हाइट कलर की काऊ है, उनकी अगर मेटिंग कराई जाए तो लोग एक्सपेक्ट करते थे कि उनके जो बच्चे होंगे, उनके जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, उनमें आधी बॉडी का कलर काला होगा और हाफ व्हाइट होगा। इस कैरेक्टर के मिक्स होने को क्या कहते हैं बेटा? ब्लेंडिंग। ये ब्लेंडिंग का कॉन्सेप्ट पहले लोग समझते थे, लेकिन एक पर्सन है जिनका नाम है मेंडल, जिनको हम फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स के नाम से पुकारते हैं। तो आपको उनके बारे में पढ़ना है। मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, मटर के पौधे पे एक एक्सपेरिमेंट किया था और ये बात प्रूव करी थी कि जो ब्लेंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है गलत है।
उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर कुछ लॉज दिए थे जिसको कहते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। वो इंशाल्लाह मैं क्लास में बताऊंगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। तो ये लॉज क्या क्या कहते हैं और क्या ये लॉ मेंडल के दिए गए लॉ जिसको आज हम पढ़ते हैं और काफी हद तक सही भी हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसी जगह है, कोई कहीं कहीं ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जहां मैं आपको बताऊंगा मेंडल के लॉ वहां पे फेल हो जाते हैं। मेंडल के लॉ हर जगह वैलिड नहीं है। वो कौन कौन से केसेस हैं वो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद इस चैप्टर के अंदर आपको मैं क्रॉस करना सिखाऊंगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, और आखिर में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि हम ह्यूमंस में वैसे तो कॉकरोच का सेक्स डिटर्मिनेशन अलग होता है, बर्ड्स का अलग होता है, लेकिन हम इंसानों के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन जिम्मेदार होता है ये आपको मैं बताऊंगा। देखो आपको ये मालूम है कि हम इंसानों के अंदर एक सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? एक सेल में हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं और सारे के सारे क्रोमोसोम जोड़े में होते हैं, पेयर में होते हैं। तो पेयर कितने बनेंगे? पेयर कितने बनेंगे? 23 पेयर्स। लेकिन 23 पेयर्स में हम 23 पेयर में 22 पेयर्स को अलग लिखते हैं और आखिरी वाला जो पेयर होता है उसको लड़कियों में होता है XX, ये वाला गर्ल्स में होता है XX, और जबकि मेल्स में, बॉयज में 22 पेयर्स के बाद हम आखिरी वाला क्रोमोसोम जो होता है क्या होता है? XY। इसका मतलब ये वाले जो क्रोमोसोम होते हैं आखिरी वाले, इनको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? इनको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो इसका मतलब हम इंसानों में मां जो होती है, मदर जो होती है, उनका सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई रोल नहीं है। इट इज द फादर। ये मैं आपको इस टॉपिक में बताऊंगा। हम हर इंसान में, इंसान के अंदर बच्चे का जो सेक्स होता है, बच्चे का जो जेंडर होता है, उसके लिए मां हरगिज जिम्मेदार नहीं है। इट इज द स्पर्म ऑफ द फादर। फादर का कौन सा स्पर्म मदर के एग को फर्टिलाइज करेगा वो डिसाइड करेगा बेबी के सेक्स। मतलब क्या है? हर लड़की, हर बेटी, हर सारी बेटियां अपने पापा से X क्रोमोसोम इनहेरिट करती हैं और सारे बेटे अपने पापा से Y क्रोमोसोम इनहेरिट करते हैं। यानी जो भी आप कहें हम मेल है या फीमेल है, दैट इज ड्यू टू आवर फादर। अपने फादर की वजह से, अपने वालिद की वजह से। हमारी मदर का इसमें कोई दखल नहीं है। तो इसलिए ये बात आपको मैं यहां पर बताऊंगा। और आपने ये बात सुनी होगी कि मान लीजिए कई बार हमारे इवल जो कस्टम्स होते हैं, कई बार सोसाइटी में आपने सुना होगा एक लेडी है जिनके पास 3 बेटियां, पहली उनकी बेटी, फिर उसके बाद दूसरी बेटी, फिर तीसरी बेटी। तो अक्सर आपने ये कहते हुए सुना होगा कई बार कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो ये कहते हैं कि ये बच्ची, ये जो लेडी है, ये हमारे खानदान को वारिस नहीं दे सकती, यानी ये मेल बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। ये बात आपको मैं समझाऊंगा, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आप ये बात कहीं आप सुनेंगे तो आप ये बात क्लियरिफाई कर सकते हैं कि बच्चे के सेक्स के लिए हमेशा फादर जिम्मेदार होते हैं। इसमें मदर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि मदर हमेशा अपना X क्रोमोसोम्स जो है कंट्रीब्यूट करती हैं, जबकि फादर का जो स्पर्म होता है उसमें X क्रोमोसोम हो या Y क्रोमोसोम हो, वो डिसाइड करेगा बेबी के सेक्स को। तो इसलिए हम इंसानों में बच्चे के सेक्स के लिए फादर जिम्मेदार होते हैं। वो टॉपिक यहां पर खत्म होगा। उसके बाद एक चैप्टर आएगा, कौन सा? और एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का मतलब होता है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल सराउंडिंग। हमारे अराउंड जो चीजें, हमारा माहौलियात, हमारा माहौल हमारा एनवायरनमेंट है। इस एनवायरनमेंट में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अबाउट द इकोसिस्टम। आपने एक टर्म सुना होगा लोअर क्लासेस में भी, इकोसिस्टम किसे कहते हैं? इकोसिस्टम एक ऐसा हमारे बायोस्फीयर का एक ऐसा यूनिट होता है जहां पर लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। उसको इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम
कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा होता है, मैनमेड इकोसिस्टम कौन सा होता है, इकोसिस्टम की कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं, कौन कौन सी कैरेक्टर्स उसके अंदर होती हैं, वो सारी बातें इंशाल्लाह मैं आपको इस टॉपिक में बताऊंगा। आपने एक वर्ड सुना होगा फूड चेन, छोटी क्लासेस में भी सुना होगा फूड चेन। फूड चेन कितने टाइप की होती हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, इकोलॉजिकल पिरामिड में 3 या 4 लेवल्स होते हैं आमतौर पर। क्यों होते हैं ये पिरामिड्स ऑफ, ये पिरामिड कितने टाइप के होते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास होता है, पिरामिड ऑफ नंबर होता है, वो कितने टाइप के पिरामिड्स हैं वो भी हम बात करने वाले हैं। फिर उसके बाद ये पिरामिड्स बताने के बाद मैं आपको एक लॉ बताऊंगा जिसका नाम है 10% लॉ। देन आफ्टरवर्ड्स एक बड़ा फेमिलियर टॉपिक है, दिल्ली में रहने वाले बच्चों के लिए बड़ा एक फेमिलियर टॉपिक आपको पढ़ना है, वो है पोल्यूशन। पोल्यूशन हमारे अनडिजायरेबल एक्टिविटीज, हमारे इंसान ने अपने मफाद के लिए अपने एनवायरनमेंट को यूज किया है, एक्सप्लॉइट किया है, जिसकी वजह से इंसान को बहुत सारी चीजें भुगतनी पड़ रही हैं। देखिए आपने नाम सुना होगा एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, ये डिफरेंट टाइप के पोल्यूशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक वर्ड सुना है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, क्या होता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब होता है जब कोई हार्मफुल जहरीला केमिकल फूड चेन में एंटर हो जाए और एंटर होने के बाद वो हार्मफुल केमिकल फूड चेन में एंटर हो जाए और आने वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाए, इसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। जैसे आपको मालूम है आजकल किसान क्या कर रहे हैं, खेतों में इस्तेमाल कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहरीले केमिकल्स, कीड़ों को मारने के लिए, पेस्ट को खत्म करने के लिए केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो केमिकल से पेस्ट मर तो जाते हैं, लेकिन इरिगेशन के दौरान वो केमिकल, वो पेस्टिसाइड जो खेतों में छिड़काव किया गया था, वो पानी में घुलने के बाद वो अल्टीमेटली नदी में चला जाता है। नदी में जाने के बाद क्या होता है, इसी नदी के पानी से बहुत सारे जो छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, छोटे एल्गी होते हैं, वो उसको कंज्यूम कर लेते हैं। उन छोटे एल्गी को ज़ूप्लैंक्टन खा लेते हैं, ज़ूप्लैंक्टन को छोटी मछलियां खा लेती हैं, छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खा लेती हैं, बड़ी मछलियों को पेलिकन बर्ड्स, सारस जानते हो, सारस जैसी जो बर्ड्स होती है वो, या हम इंसान खा लेते हैं। तो वो हार्मफुल केमिकल जो निकला था वो अल्टीमेटली आपके जिस्म में जाके इकट्ठा हो रहा है, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, वो भी हम आपको इसमें बताने वाले हैं। फिर उसके बाद एक टॉपिक है वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, दोनों में क्या फर्क है, और दोनों को मेथड को डिस्पोज करने का तरीका क्या होता है, हमें ये जानने की जरूरत है। आपने सुना होगा ना, आप जाते हैं, डस्टबिन होते हैं अलग अलग कलर के, हॉस्पिटल में जाते हैं गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, देखा है नहीं, हॉस्पिटल में जाते हैं अलग अलग कलर के डस्टबिन होते हैं। एक में होता है जो पेपर होते हैं बायोडिग्रेडेबल चीजें एक इसमें डालते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होता है, शीशा होता है, शीशे की बॉटल्स होती हैं, वो आप नॉन बायोडिग्रेडेबल। एक होता है रेड कलर वाला डस्टबिन, उसके अंदर पेशेंट का ब्लड सैंपल, पेशेंट का जो इन्फेक्टेड चीजें होती हैं, इन्फेक्टेड टिश्यूज होती हैं, वो उसके अंदर डाली जाती हैं। तो इस तरह से इसको कहते हैं वेस्ट मैनेजमेंट। तो वो सारी बातें मैं इंशाल्लाह आपको इस बारे में बताऊंगा। यहां तक बात समझ आई? ये अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन आपको दिया था आपके इसके सिलेबस के बारे में। अब मैं आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहा हूं, फर्स्ट चैप्टर, दैट्स कॉल्ड द लाइफ प्रोसेसेस।